अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया सेल थ्योरी, किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से उन्होंने एक सेल थ्योरी प्रपोज की और उसके तीन मेजर पॉइंट्स थे, उसकी तीन मेजर स्टेटमेंट्स थी। जैसे जैसे मॉडर्न रिसर्च हुई तो हम लोगों ने देखा कि वो जो सेल थ्योरी का ओल्ड कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया था उन साइंटिस्ट की तरफ से, क्या वो पॉइंट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं या उनमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो हम लोगों ने देखा कि उन स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसी बातें थी जो कि बिल्कुल एज इट इज़ दुरुस्त साबित हुई, जबकि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जिनमें लिमिटेशंस मौजूद थी, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। तो पहले हम लोग वो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त थे, और फिर उन पॉइंट्स को देख लेंगे जो कि उन पॉइंट्स की लिमिटेशन थी। तो वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 सेल थ्योरी की क्या थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। उन साइंसदानों ने कहा, सेल थ्योरी ने ये बात कही कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते चले जाते हैं और टिश्यूज़ मिलते चले जाते हैं, तो ऑर्गन्स मिलें तो ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने होते हैं। एक सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिजम्स तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और अगर एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हों तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इस स्टेटमेंट की वैलिडेशन को डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट यूज्ड लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड विजुअलाइज्ड सेल्स। उन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनको यूज़ किया और एक सेल को विजुअलाइज किया, उसको देखा, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सेल थ्योरी जो कह रही है कि ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दे प्रूव दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने ये बात दुरुस्त साबित की। स्टेटमेंट नंबर 2, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है, एक ऑर्गेनिज्म का जो खदोखाल है, उसकी साख्त है, वो और उस ऑर्गेनिज्म के जितने फंक्शंस हैं, उन तमाम का बेसिक यूनिट, उनकी बुनियादी इकाई सेल्स हुआ करते हैं। एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है और एक सेल ही उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, जो एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है, उसके पीछे बुनियादी इकाई सेल है। इसकी वैलिडेशन देख लें डियर स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स सच एज सेल कल्चर स्टडीज एंड टिश्यू इंजीनियरिंग वैलिडेट सेल थ्योरी बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग सेलुलर ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। एक सेल की ग्रोथ होना, उसका साइज बढ़ना, डिफरेंशिएशन सेल्स का डिफरेंशिएट करना, एंड रिप्रोडक्शन और एक सेल का डिवाइड होकर डॉटर सेल्स को बना देना, ये सारे के सारे फंक्शन सेल परफॉर्म करता है। तो इससे बात ये साबित हुई कि एक ऑर्गेनिज्म में जितने फंक्शन हैं, उनके पीछे बुनियादी इकाई वो सेल ही होता है, और एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसके पीछे भी बुनियादी इकाई सेल ही है। ये बात यहाँ से आप लोगों ने देखी कि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर इंडिविजुअल बना देते हैं। तो ये बात यहाँ से साबित हो गई कि एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, उसका बेसिक यूनिट सेल है, और फंक्शन ये यहाँ से साबित हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो ये वो स्टेटमेंट है जो कि रुडोल्फ विर्चू ने प्रपोज की। ओमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने कहा कि जितने भी नए बनने वाले सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। लेट्स से कि ये एक पेरेंट सेल है और ये डिवाइड किया और दो डॉटर सेल्स बने, तो जब भी नए सेल्स बनते हैं वो पेरेंट सेल्स की डिवीजन के साथ बनते हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 3 है। न्यू सेल्स कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए बनने वाले सेल्स सिर्फ पहले से मौजूद सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उनकी डिवीजन से बनते हैं। अब इस पॉइंट की वैलिडेशन देख लें। थ्रू टेक्निक्स लाइक सेल इमेजिंग and tissue engineering, genetic studies, scientists can track that all cells originate from pre-existing cells। कि जितने भी नए बनने वाले सेल्स हैं ये पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सेल थ्योरी की वैलिडेशन को देखा, हम लोगों ने सेल थ्योरी को दुरुस्त साबित किया। हमने कहा कि जितने पॉइंट्स वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो दुरुस्त हैं। अब चूंकि ये सेल थ्योरी काफ़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, उस वक्त के ऊपर एडवांस स्टडी मौजूद नहीं थी, एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स मौजूद नहीं थी, तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि मॉडर्न स्टडी की वजह से आज हमें पता चल रहे हैं। तो वो इस सेल थ्योरी की फिर एक्सेप्शंस होंगी। तो एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं।
पहली एक्सेप्शन है जिसमें वायरसेस। प्रीवियस चैप्टर में वायरसेस को हम लोग बड़ी डिटेल से स्टडी करके आए हैं और हमने कहा कि वायरसेस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। वायरसेस की एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और लिविंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। नॉन लिविंग का प्रॉपर्टी शो करते हैं जब ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होते हैं, और लिविंग प्रॉपर्टी कब, जब ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो वायरसेस नॉन लिविंग भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और लिविंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि बॉर्डर पर मौजूद हैं लाइफ और डेथ के। कभी ये जिंदा हो जाते हैं, कभी ये मुर्दा हो जाते हैं। एक और वायरसेस की प्रॉपर्टी, वायरसेस की कॉम्पोजिशन देख लें कि वायरसेस सेल से मिलकर नहीं बने होते। वायरसेस सेल से मिलकर नहीं बने होते। इनके अंदर एक सेंट्रल कोर होता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद होता है, और उसके बाहर एक आउटर कैप्सिड मौजूद होता है, एक लेयर मौजूद होती है प्रोटीन्स की, जिसको हम लोग कैप्सिड का नाम देते हैं। तो वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। वायरसेस सेल से मिलकर नहीं बने होते। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये डीएनए आरएनए सेंट्रल कोर बनाता है और प्रोटीन्स कैप्सिड बना रहे होते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे जेहन में आता है कि वायरसेस अगर तो सेल से मिलकर नहीं बने, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो लिविंग प्रॉपर्टी शो करे। हालांकि सेल थ्योरी के मुताबिक हमने ये बात की कि जिस ऑर्गेनिज्म में जिंदगी मौजूद होगी, तो ये लाजमी बात है कि उसके अंदर सेल्स भी मौजूद होंगे। तो वायरसेस के अंदर सेल्स भी मौजूद नहीं है और ये लिविंग भी है, तो ये गलत बात है। ये सेल थ्योरी की लिमिटेशन है कि वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाई। Viruses are living within a host and are non-living outside the host. वायरसेस किसी होस्ट के अंदर लिविंग है और होस्ट की बॉडी से बाहर ये नॉन लिविंग है। दे आर एट ए बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बॉर्डर पर मौजूद होते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, हालांकि ये सेल से मिलकर नहीं भी बने होते। दे आर लिविंग इनसाइड द होस्ट, जब ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर मौजूद हो तो ये लिविंग होते हैं। अब वायरसेस की दो टाइप्स हैं, प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स। इनका भी सेम वही बात है कि ये भी सेल से मिलकर नहीं बने होते, लेकिन होस्ट की बॉडी के अंदर ये जिंदा होते हैं। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल से मिलकर नहीं बने होते जी, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो ये इन चीजों से मिलकर बने होते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करें, सेल थ्योरी की एक्सेप्शन, तो वो है जी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल की एक ऑर्गेनेली है जो कि उस सेल में एटीपी की प्रोडक्शन की जिम्मेदार होती है। सेल को जितनी एनर्जी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करके देता है उसे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं जी। प्लांट सेल्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ बातें देख लें। A unique property that they have their own DNA and can replicate independently of the cell's nucleus. अब आमतौर के ऊपर क्या होता है कि ये सेल का न्यूक्लियस है, बाहर ये सेल सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, इसमें सारे के सारे ऑर्गेनेलिज वो मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है कि ये इसका कंट्रोल होता है बाकी सारे ऑर्गेनेलिज की डीएनए के ऊपर। अगर राइबोसोम को डुप्लीकेट करवाना है तो जब तक न्यूक्लियस की मर्जी शामिल नहीं होगी, राइबोसोम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, उनकी ऑफस्प्रिंग्स, उनकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो एक न्यूक्लियस का पूरे सेल के ऊपर होल्ड है, और यही बात सेल थ्योरी ने कही कि एक सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनकी एक खास बात ये है कि इनके अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए मौजूद है। तो जब कभी ज़रूरत महसूस करें तो ये इटसेल्फ डिवाइड कर जाते हैं और हमारे पास इनकी ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं। ये इनकी रिप्रोडक्शन ये इस न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है, ये इटसेल्फ रेप्लिकेट कर जाते हैं। तो ये बात सेल थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन करने से कासिर है, ये भी सेल थ्योरी की लिमिटेशन है। दिस सजेस्ट दैट दे मे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर्स। प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर्स, प्रोकैरियोट्स आप लोग बैक्टीरिया को बोलते हैं और एंसेस्टर्स फोर फादर्स को बोलते हैं। हुआ ऐसे था, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी आप लोग एवोल्यूशन में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया सेल्स के अंदर मूव कर गए और वहां पर जाकर इन्होंने सिम्बियोटिक रिलेशनशिप सेल के साथ बना लिया। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये उसी सेल के अंदर रिजाइड किए रहे, और थ्योरीज के मुताबिक ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं। तो इनके अंदर अपना डीएनए है और दीगर इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बैक्टीरिया से रिजेंबल करती हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के मुताबिक
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर से बने हैं। थर्ड पॉइंट की बात कर ली जाए जी, फंजाई एंड एल्गी। तो फंजाई और एल्गी में क्या है जी, इन सम फंजाई एंड एल्गी सेवरल सेल्स यूनाइट टू मेक अ सिंगल लार्ज स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते चले जाते हैं और हमारे पास एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाता है। फंगल हाइफी की बात की जाए, फंजाई के सेल्स को हाइफी बोला जाता है। फंगल हाइफी की बात की जाए तो ये शेयर्ड सेल्स होते हैं, काफी ज्यादा सेल्स मिलकर एक लार्ज स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें शेयर्ड साइटोप्लाज्म होता है। उन सेल्स का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ शेयर होता है एंड ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। These structures blur the boundaries of individual cells। तो ये इंडिविजुअल इंफरादी सेल्स जो हैं उनकी बाउंड्रीज को ब्लर करते हैं, हमें यहाँ पर कोई सेपरेट बाउंड्रीज नजर नहीं आती। डिफरेंट सेल्स के अंदर एक लार्ज स्ट्रक्चर मिलकर बना होता है। तो ये बात भी कि इनके अंदर इंडिविजुअल सेल्स मौजूद नहीं होते, ये भी सेल थ्योरी की वायोलेशन है। सेल थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने से कासिर है, सेल थ्योरी इसका आंसर प्रोवाइड नहीं करती। तो ये बात उसकी एक्सेप्शन है, लिमिटेशन है सेल थ्योरी की, कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल सेल होने की बजाय लार्ज स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, शेयर्ड सेल्स मौजूद होते हैं। अब सेल थ्योरी की लास्ट एक्सेप्शन की बात कर ली जाए तो वो है मसल सेल से रिलेटेड। मसल सेल्स को हम लोग मायोसाइट्स भी कहते हैं। मसल सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करने तो एक लार्ज स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें काफी ज्यादा सेल्स फ्यूज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब इस फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ सेल्स के अंदर ये डिफरेंट न्यूक्लियस भी मौजूद है और ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर का नाम दे सकते हैं। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस पॉसिबल है, जैसा कि रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद था। तो सेल थ्योरी इस बात को भी साबित नहीं कर पाती कि एक तो मल्टीपल न्यूक्लियस मौजूद है, दूसरा पॉइंट ये कि ये सेल एक सिंगल सेल नहीं है, ये एक फ्यूज्ड सेल है, डिफरेंट सेल्स फ्यूज करते हैं और ये हमारे पास एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये पॉइंट भी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। Muscle cells in vertebrates can fuse to make multinucleated fibers। Multinucleated fibers means ऐसे fibers, ऐसे cells जिनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होंगे। Challenging the concept of a single cell as the basic unit in complex tissues। Complex tissues के अंदर एक सिंगल सेल बेसिक यूनिट नहीं होता बल्कि फ्यूज्ड सेल्स वो बेसिक यूनिट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने वैलिडेशन एंड एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी इसको डिटेल से डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।